सर हमारे देखने वालों को बताइए कि काउंसलिंग एक स्ट्रेसफुल जॉब है। आप चाहो या ना चाहो स्ट्रेस तो आएगा ही आपके पास। तो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एनर्जी फुल रखने के लिए, लाइफ की जो ज़ील है उसको एंजॉय करने के लिए आप कैसे अपने आप को इस जॉब में अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं? कैसे आप अपने आप को इस पूरे माहौल में रहने के बावजूद भी आप स्ट्रेसफुल नहीं होते हो? तो ये कैसे पॉसिबल है सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है और लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के मसाइल सुन कर इंसान पर उसका असर पड़ता है, एक नेचुरल और फितरत की बुनियाद पर। अब दो तीन बातें हैं उसमें। एक तो ये है कि एक होता है काउंसलिंग जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक आदमी पढ़ कर आता है और जॉब पर्पस पर या रिम्यूनरेशन के बेस पर वो काम करना चाहता है, और एक वो होता है जो इंसान का एक जज्बा होता है, हालात को देखकर उसके अंदर एक पेन और एक कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कोशिश होती है। तो मैंने जैसे ज़िक्र किया कि बाज़ मरतबा ये भी हुआ कि हम 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12 घंटे बैठे, एक नहीं 2-3 मीटिंगें हुई और तीसरी मीटिंग के बाद उस पार्टीज़ में से किसी एक ने ऐसा जुमला कह दिया कि वो जुमला उस सारी मीटिंग को या उससे पहले के सारे मौज़ूआत को ख़त्म करता है। तो स्ट्रेस तो आना ही है। अब उसके अंदर ये जो ट्रेनिंग काउंसलिंग की होती है उसमें वैसे भी ये समझाया जाता है कि जब आप किसी बेनिफिशरी के साथ, किसी ज़रूरतमंद के साथ बैठें तो उसके पूरे गम को अपना गम समझे, उसके दर्द को अपना दर्द समझे और पूरी डीप उसके गम में शरीक होकर उसको सही रहबरी और सही राय दें। लेकिन जब वो आपके पास से चला जाए तो आप अपने जहन को, यानी ये वर्ड कह सकते हैं कि स्विच ऑफ कर लें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप अपनी ऑफ़िस से जब निकल जाएं तो ऑफ़िस की सारी चीज़ों को आप ऑफ़िस में छोड़ दें। जब आप घर जाते हैं तो यू शुड बी अ गुड फादर, यू शुड बी गुड हस्बैंड। और इस तरीके से हमारी जो काउंसलर्स की लेडी टीम है उनको भी बताया जाता है कि आप यहाँ रहते हुए यहाँ रखें। कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ बाद में वो है वो बिल्कुल मुस्तकिल चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, तो उसका असर तो पड़ता है। तो एक तरीका तो ये है कि स्विच एंड स्विच ऑफ कर लें। दूसरा, जो चूँकि माशाल्लाह आपने देखा कि ये काउंसलिंग सेंटर मस्जिद में है, मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है केसेस को लेकर, कभी किन चीज़ों को लेकर, तो मैं, हमारा बहुत प्यारा हाउस है, आप उसका देख सकते हैं कि बहुत पुराने ज़माने का 200 साल पुरानी मस्जिद, तो वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ। अब पानी में अपने पैर रखते हैं, मछलियाँ आपको नज़र आती हैं, कछुए हैं, और आप थोड़ा सा एक अलग दुनिया में चले जाते हैं कि मखलूक कैसी है, क्या है। फिर मैं वज़ू कर लेता हूँ और अंदर जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं सच बताऊँ कि अगर हम 2 रकात नमाज़ पढ़ के उस ज़रूरतमंद के लिए, उस मजबूर माज़ूर भाई के लिए, बहन के लिए जो बहुत अजीब व गरीब मसले में है, अगर हम 2 आंसू बहाते अल्लाह के पास, तो आप समझें कि आपका स्ट्रेस ऐसा ख़त्म हो जाता है कि ऐसी, मतलब उसके अंदर कि अल्लाह इनके लिए कोई अच्छा रास्ता निकाले, जो उस पूरी दुनिया का मालिक और खालिक है, और उसी के पास सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन हैं। हमारे अपने स्ट्रेस का भी सल्यूशन उसके पास है कि खुदा कि ये मेरे साथ ये मसला है और इस मसले को मैं कैसे हल करूं। तो कई मरतबा प्रैक्टिकली हो चुका है ये कि 2 रकात नमाज़ पढ़ी और उस एहसास को, उस दर्द को पैदा हुआ कि आप उसका भी मसला हल करें, और मेरे अंदर उसकी जो कैफियत पैदा हुई, क्योंकि एज आ इमोशन मेरा पहले से रहा। मैं पहले किताबें पढ़ता था तो 2 दिन तक उस किताब के वाक़े का असर मेरे पे रहता था। अभी तो मौका नहीं मिलता मूवी वगैरह देखने, लेकिन पहले कुछ मूवी देखी हैं तो एक हफ़्ते तक, एक महीने तक उसके अंदर की जो स्टोरीज़ होती थी उसके ऊपर रोना आता था। तो ये एक नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, हालांकि पता है 100% कि वो एक्टिंग है, और उसमें जो फादर है वो हकीकत में फादर नहीं है, और जो मदर है वो हकीकत में इस तरह नहीं है, लेकिन वो असर फितरत पड़ता है। तो अब हम उसको, ये एक स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का एक सिस्टम है।
दूसरा ये है कि हम अल्लाह के सामने अपने गिड़गिड़ाएँ और रोएं तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और तीसरा जो हमारे अपने मतलब मदारिस के एतबार से हैं कि हम अपने इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, हमारा जो जहाँ से हमने पढ़ाई की, और बहुत सारी रिसर्च पेपर होते हैं, कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के अलावा कभी हमारे पास कोई ऐसे सवालात आते हैं जिसमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो जब हम उसमें चले जाते हैं तो एक माइंडसेट दूसरी दुनिया में चला जाता है और फिर थोड़ा सा जो है रिलीज़ मिलता है और उसके बाद फिर हम अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो यकीनन इस तरह की कोशिशें होती हैं और ये करना ज़रूरी है, वरना तो क्या होता है कि इंसान पूरा के पूरा उसमें परेशान होकर फिर वो ऐसा ना हो कि किसी काम के काबिल ना हो। तो इसको रेगुलर करते रहते हैं। रमज़ान आ जाता है तो रमज़ान की अपनी एक कैफ़ियत है। अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है कि कई साल हो गए जो कि मैंने सऊदी में पढ़ाई की, तो हर साल मैं टूर्स के साथ हज पर जाता हूँ, अल्लाह अपने फ़ज़ल से ले जाते हैं। तो वो एक ऐसा टाइम मिलता है कि पूरा के पूरा जो है एक अलग दुनिया में, एक अलग माइंडसेट में हम पहुँच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की अलग अलग सिचुएशन होती है। हम अपने काउंसलर्स को ऐसा कहते हैं कि आप ट्रैवल कर लें, आप अपने मतलब ये कि वतन चले जाएं, या हम लोगों ने बीच में जो है ऐसा भी किया था कि जो लेडीज़ हैं उनके लिए एक जर्नी कर दी जावे, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो अपना तौर पर कर लें। हम उलमा हैं, ऊपर कुछ और भी हैं, तो वो कुछ इस तरह का एक अलग सा माउंटेन में चले गए या किसी जो है नेचर के करीब हो गए। तो ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश होती है, और दुआ है कि हम इस कोशिश में हमेशा कामयाब रहें और कोई ऐसा न हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमको भी नुकसान हो और फिर उसकी वजह से हम आइंदा बेहतर तरीके पर न करें। तो पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि मैं यहाँ दिखाऊँ कि यहाँ जो है ना ये इतर के अलग अलग वो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, फ्रेगरेंस अलग अलग। तो ये भी एक तरीका है कि जब बहुत स्ट्रेस होता है तो हम जो हमें खुशबू पसंद है हम उस खुशबू को लगाकर थोड़ी देर के लिए मतलब ये कि आंखें बंद कर लेते हैं, जहन को एक मुराक़बा की जो कैफ़ियत होती है, फोकस की जो कैफ़ियत होती है वो कर लेते हैं। इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है स्ट्रेस की जो है ना वो फ़ील होती है और महसूस होती है। हमारे देखने वाले को बताइए, गुस्सा जो है वो एक काल गुस्तांगियों की ज़बान में एक्टिव सैडनेस है, और सैडनेस जो है वो पैसिव गुस्सा है। यानी कि ज़्यादा करके जो मसले होते हैं लाइफ में वो गुस्से की वजह से होते हैं। तो हम गुस्से को कैसे हैंडल करें? गुस्सा, एंगर, इसको अरबी में कहते हैं गज़ब, गज़बनाक है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि ये क्या है, कहाँ से आता है। इसमें बुनियादी तौर पर मैं हमारे दोस्तों से मुज़ाकरे में या कभी काउंसलिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि गुस्सा इत्सेल्फ फ़ी नफ्सी कोई बहुत बुरी और गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान को खुदा ने, मालिक ने, खालिक ने 4 मादे से बनाया है, जिसमें पानी, हवा, मिट्टी और आग, और ये चारों चीज़ें जमा होकर इंसान की तख्लीक बनी। आप कुरान करीम में देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से का जिक्र है और भी नबियों के गुस्से का जिक्र है। नबियों कितने बड़े मकाम पर होते थे लेकिन गुस्सा, फ़ग़ज़िब मूसा, तो ये लफ्ज़ है कुरान में। तो गुस्सा तो एक नेचर का हिस्सा है और वो इंसान की तबीयतों के साथ लगा हुआ है और वो आता है नेचर की बुनियाद पर। फिर बहुत सारे स्कॉलर्स बताते हैं कि गुस्से की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कुछ गुस्से ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं नेचर वाइज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऊपर गुस्सा आता तो बहुत जल्दी है लेकिन जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनको गुस्सा आता जल्दी है और लंबे अरसे तक रहता है। आपने देखा भाई बहन 10-10 साल तक बात नहीं कर रहे हैं छोटी सी एक बात पर कि मेरा दावतनामा मेरे घर पे आके नहीं पहुंचाया था। कुछ ऐसे गुस्से होते हैं जो बहुत देर से आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये एकदम फंटास्टिक और एकदम अपग्रेडेड मॉडल कहा जाता है कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आउट ऑफ द कंट्रोल जिसको कहते हैं वो वाला गुस्सा। और कुछ ऐसा होता है जो बहुत देर से आता है लेकिन फिर रहता है और बहुत देर के बाद जाता है।
अब इसमें एक तकसीम ये भी होता है हेल्दी एंगर एंड अनहेल्दी एंगर, कि एक गुस्सा वो है जो आपको काबू से बाहर कर देता है, आप परेशान हो जाते हो, ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को मुसीबत में, तकलीफ़ में, प्रॉब्लम में डालते हो और उससे दूसरों को भी मसाइल को खड़े कर देते हो। एज अ काउंसलर तो हमें सामने वाले का दर्द और उसके गुस्से की रीज़न्स को समझना है और ख़ुद अपने लिए, जो हर सुनने वाले हैं, कि मुझे क्यों गुस्सा आता है। आपने बहुत अच्छी जो है एक स्कॉलर की पॉइंट बताई कि सैडनेस जो है, एक गम जो है, इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के माजी में देखेगा, झांकेगा। इसीलिए कभी कभी मेरा तो एक पैगाम है आपके इस मूवमेंट के ज़रिए से और आपके इस चैनल के ज़रिए से, कि आदमी को कभी तन्हाई में बैठना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ लोगों को लिखना चाहिए कि फ़र्स्ट ईयर वाज व्हाट, सेकेंड ईयर में मेरे साथ क्या हुआ था, थर्ड ईयर में क्या हुआ था, फोर्थ ईयर में क्या हुआ था। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके पास एक स्टोरी निकल के आएगी कि ये स्टोरी ने मुझे बहुत गमज़दा कर दिया था, या इस बात की वजह से मैं बहुत परेशान था। अब एक आदमी 45 ईयर्स ओल्ड है, उसने गौर किया तो उसको लगा कि 22 ईयर्स में मेरी वाइफ से मेरा निकाह हुआ और हनीमून पर गए थे, वहाँ एक वाक़या पेश आया। वो वाक़ये ने उसके दिमाग के अंदर कहीं जगह बना दी। अब वो उसके बैक माइंड में चला गया, अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, लेकिन उसकी वजह से जब भी कोई बात आती है तो वह एक्टिव हो जाता है माइंड और वो गज़बनाक हो जाता है। तो अगर वो अपने उस सैडनेस को अपने जहन से निकाल दे, पूरी ज़िंदगी एक वाक़ये को लेकर चलना, गोया चीज़ों को अपने ऊपर सवार करके चलना, मेंटली हम खुद उसके अंदर डिस्प्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मुराक़बा, के तन्हाई में बैठे सोचे और गौर करे कि मैं कैसे अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर मुझे नेचुरली फितरी तौर पर गुस्सा है, जैसे मैं ये समझता हूँ कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। हमारे फादर आउट ऑफ माशाल्लाह इतना उनको गुस्सा आता था, और फिर मैंने भाइयों बहनों को देखा। लेकिन जब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसकी सारी चीज़ों को समझा, पढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में आसानी समझ में आई और उस गुस्से के माहौल से कैसे निकला जाए। फिर मैंने कुछ रिसर्च भी पढ़ी और एक इशू हमारे पास आया था, एक केस आया था, आप ये कह सकते हैं। तो एज अ काउंसलर कि उस केस में हमको ये समझने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर हुज़ैफ़ा बिंदरवाला बहुत ही साइकेट्रिस्ट है और बहुत परमानेंट हैं। प्रिंस अली खान में उनकी कंसल्टेंसी हुआ करती थी उस वक्त, और उनके साथ हमने जो है ना एक मीटिंग की। उन्होंने अपने जूनियर्स को भी बुलाया था और दिमाग का पूरा नक्शा बनाकर समझाया कि गुस्सा आपके दिमाग के हिस्से पर, जिसको इम्पल्सिविटी कहते हैं, वहाँ आता है। अब आपका बड़ा दिमाग जब उसको कंट्रोल करना जानता है तो वो गुस्सा आपको नुकसान नहीं करता, लेकिन जब इम्पल्सिविटी बड़े दिमाग को कंट्रोल करती है तो वो आपको नुकसान करता है। उसकी मिसाल उन्होंने इतनी अच्छी दी कि अगर आप गुस्से के आने के बाद अपना मोबाइल फेंक देते हैं, अपने गिलास को फोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्पल्सिविटी जो है आपके बड़े दिमाग को मुतासिर करती है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, गुस्सा आने के बाद भाई मैं अभी बात नहीं करूँगा, मुझे अभी बात करने का मूड नहीं है, या मीटिंग से उठकर चले गए, या पानी पी लिया, या कमरे में जाकर सो गए। तो दैट्स मीन कि ये इम्पल्सिविटी जो है वो उनको मुतासिर नहीं कर रही है। और इस तरीके से वो शख्स, वो फ़र्द अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि गुस्से में कोई फ़ैसला कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला हो। मैं अपने दोस्तों को, अपने पास जो लोग आते हैं, बहुत सारे केसेस में, मैरिटल इश्यूज़ में, मैंने ये कहा प्रैक्टिकल समझाने के लिए कि मेरे भाई आप जो है ना, एक भाई हमारी बहन भी है बहुत करीब की, उसको मैंने ट्रेनिंग दी इस पर कि आप जब कोई बात आँख से देखते हो या जब कान से सुनते हो, तो आप मेंटली अपने कान और आँख और अपने दिमाग के बीच में एक स्टेशन बना लो, एक प्लेटफॉर्म बना लो कि जो चीज़ें आपने देखी, देखने के बाद आप वो स्टेशन पे उसको रोको,
सुनने के बाद अब उसको स्टेशन पे रोको। सूंघने से भी कई मरतबा बहुत सारी चीज़ों का, तो उसको स्टेशन पे रोको। उस एक्शन के रिएक्शन में आप बहुत तेज़ी मत लाओ, रोको, थोड़ा इंतज़ार करो। कई सारे मसाइल इस तरह के आए, मैंने कहा कि अभी 2 दिन के बाद आपसे बात करेंगे। आप बिल्कुल कूल रहें, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल कूल रहें, क्योंकि आज 2 साल से मसला आपके पास ही एक कॉल आ गई और आप परेशान हो रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगा। खुसूसन मेरे माशरे के मेरे दोस्त और अहबाब जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, नौजवान बच्चे हमारे, थोड़ी सी बाइक किसी की टकरा गई, किसी ने कुछ जुमला कह दिया, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये एज अ साइकोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बुरी चीज़ है हमारी अपनी हेल्थ के लिए, हमारे अपने उसके लिए। उसका एक मिसाल के मेरे से किसी ने बहस की, मैंने उसको एक तमाचा 2 चमाचे लगा दिए और उस चला गया घर पर। अब जब घर पर पहुंचा तो मैंने सोचने लगा वो कौन था, कहीं वो किसी पुलिस वाले का बेटा तो नहीं, कहीं वो बाजू के मोहल्ले के किसी बड़े आदमी का बच्चा तो नहीं है। अब मुस्तकिल वो कई दिनों तक, कहीं उसने दूसरे दिन मेरे लिए फील्डिंग तो नहीं लगाया, कहीं उसने अपने दोस्तों अहबाब को तो नहीं लाया, तो वो आपका गुस्सा आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर हमने किसी ने किया, इस एक्शन का रिएक्शन क्या होना चाहिए अच्छे और भले तरीके पर। फिर सबसे प्यारी और सबसे अजीम बात कि जिस शरीयत, जिस दीन, जिस मज़हब पर हम अमल कर रहे हैं, उस मज़हब की बुनियादी तालीमात में से है कि फ़ाफ़ू वस्फ़हू, माफ़ करो, दरगुज़र का काम करो। और मैं आपको बताऊं, मेरी कैफियत हो जाती है जब मैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या पढ़ता हूँ कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक तहमत लगी। लंबा वाक़या है, मैं पूरा वाक़या ज़िक्र नहीं करूँगा। उस तहमत के बाद वो अपने वालिदा के घर पर आई, वालिद साहब से कहा कि अब्बा जान आप मेरे बारे में क्या कहते हैं, खामोश। अम्मी जान आप मेरे बारे में क्या कहती हैं, खामोश। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और कई दिन तक ये सिलसिला चला, पूरे मदीने के अंदर शोर के माअज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर ये जो है तहमत लगी। और उसके बाद अल्लाह का निज़ाम, कुरान करीम की आयत सूरह नूर में नाजिल हुई कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल पाकीज़ा है, बिल्कुल पाक दामन है और ये वाक़ये का कोई हैसियत ही नहीं होती। तो हज़रत आयशा की अम्मी ने कहा कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो कि ये आयतें नाजिल हुई थी कि उनका शुक्रिया अदा करो। तो वो तो ज़ौजा भी थी, उन्होंने कहा मैं मेरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे इस मसले में राहत दी। उस वाक़े के अंदर एक सहाबी है जिनका नाम है मिस्ताह। वो थोड़े से जो कहते हैं ना कि हल्के कान के कुछ अहबाब होते हैं, इस तरह के थे। बहुत प्योर सहाबी थे, बहुत अजीम सहाबी थे, लेकिन मुनाफिकीन की बातों में वो आ गए थे। अब आने की वजह से कुछ जुमले कहीं उन्होंने भी कह दिए। एक अजीम पैगाम है देखे इसके अंदर कि वो सहाबी जो है ना, वो हज़रत अबू बकर के रिश्तेदार थे और उनका मंथली जो ख़र्चा था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा करते थे। जब हज़रत अबू बकर को पता चला कि मिस्ता भी इसमें इन्वॉल्व हैं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी का ऐलान हो गया, तो हज़रत अबू बकर ने मिस्ता से अपने चेहरे को हटा लिया, यानी वो जो ख़र्चा देते थे वो ख़र्चा देना बंद कर दिया। मैं तो कहूँगा हमारे माशरे में हम जो लोग होते तो हम तो आस्तीन चढ़ा कर खड़े हो जाते, तूने मेरी बेटी के बारे में ऐसा किया, मैंने तो तेरे लिए इतना इंतज़ाम किया खाने का, रहने का और ये सब, और तूने उसका मुझे ये सिला दिया, ऐसा किया, क्या क्या नहीं हम कहते थे। लेकिन क़ुरबान जाएँ वो तो इतने बड़े अखलाक के लोग थे कि कुछ भी नहीं कहा, कुछ मुज़ाकरा नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक किया कि उनका जो ख़र्चा चलाते थे वो ख़र्चा रोक दिया। क़ुरबान जाएँ क्या पैगाम शरीयत ने दिया, वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम, तुम में जो फ़ज़्ल वाले लोग हैं उनके लिए मुनासिब नहीं है कि जिन ज़रूरतमंदों को, जिन रिश्तेदारों को वो सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट वो रोक दें। वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम अन युतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन, इस तरह जुमला। आगे कहा फल याफ़ू वल यस्फ़ू, माफ़ करो, दरगुज़र करो, ज़िंदगी को ईज़ी बनाओ, टेक इट ईज़ी एवरीथिंग। यहाँ तक बात पूरी हो चुकी थी, लेकिन बहुत बड़ा पैगाम है आगे के जुमले में
कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने हैं और कुरान का पैगाम है, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ कर दे। अल्लाह के और मेरे मामलात में कितनी ज़्यादतियाँ हैं। अगर अल्लाह गज़बनाक हो जाए तो एक गज़ब पर हम खाकस्तर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह और हमारे दरमियान जो मामलात हैं, उस मामले में अल्लाह हमारे साथ कितना दरगुज़र का काम करते हैं। तो हम अपने वाइफ के साथ, हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी ने चप्पल हमारे घर के सामने रखा, तमाशा हो जाता है। बाइक हमारी बाइक की जगह पर रखी, हंगामा हो जाता है। और रिश्तेदार ने, जैसे मैंने बताया कि दावतनामा हमारे घर पर नहीं पहुंचाया, या मेरा ये इंसल्ट कर दिया कि ऐसे जुमले कह दिए। अरे भाई, इससे नुकसान किसका है। और हम ये सोचें कि क्या अल्लाह और हमारे दरमियान कैसे मामलात है। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, इन आयतों को सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और उसके बाद उन्होंने अपना सिलसिला जैसे पहले था वैसे ही शुरू कर दिया। तो गुस्सा आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गुस्से के कंट्रोल करने के तरीके को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहिए हमारे हर फ़र्द को, हर माशरे के एक शख्स को। और हेल्दी गुस्सा, जैसे बच्चे हैं तो जाहिर बात है कि बच्चों को तंबीह तो करनी पड़ेगी। अब इसमें भी ये बताया जाता है कि जब बच्चों को तंबीह करें तो आउट ऑफ द कंट्रोल जो सूरत हाल है, उस सूरत में नहीं कि मारा तोड़ा उसको वाइट लगाएं, बल्कि उसमें भी ये समझाया जाता है कि गुस्सा आया आपको, अब गुस्सा आने के बाद आप अपने बच्चे की तरबियत में प्लान करें कि मैं इस गुस्से में कितने अल्फाज कहूँगा, कितने कलिमात कहूँगा जिसको वो कंट्रोल करे। आपको उसने जवाब दे दिया, 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, मामला ख़त्म हो गया। आज के बाद फिर जो है आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। तो जितनी वैल्यू आप अपनी वाइफ से गुस्सा कर रहे हैं, उसने जवाब देना शुरू किया, बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया, वैल्यू ख़त्म हो गई, आपका रौब हो, आपकी अपनी हैसियत हो, तो गुस्से को हेल्दी बनाएं, मीनिंगफुल बनाएं, रिज़ल्ट मेकिंग बनाएं कि उस गुस्से से आपके काम आसानी से हो सकें। गुस्से को अपने सर पर सवार करके परेशान होकर और ज़िंदगी से माजूर और मजबूर होकर करने में वो गुस्सा दूसरे के लिए क्या नुकसान का सबब बनेगा, ख़ुद हमारे लिए जो है एक बड़ा नुकसान और एक बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। तो गुस्से के सिलसिले में ये सारी बातों का ख्याल रखा जाए तो यकीनन ये गुस्से की कैफियत जो है हमारे हक़ में होगी, न कि हमारे ख़िलाफ़ होगी। सर, हमारे देखने वालों को बताइए कि कुछ लोग जो है माशरे में वो नॉस्टैल्जिक तरीके से ज़िंदगी बिताते, यानी कि पुराने ख़यालात के मालिक रहते, पुराने ख़यालात को छोड़ना नहीं चाहते और उसी में खुश रहना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? इस सवाल के ज़िम्न में ये 2 एरियाज़ है, पुराने ख़यालात वाले, नए ख़यालात वाले। और नए ख़यालात वाले चाहते हैं कि पुराने वाले नए ख़यालात में आ जाएं, और पुराने ख़यालात वाले चाहते हैं कि नए ख़यालात वाले पुराने ख़यालात में आ जाए। ये 2 एक अलग अलग दुनिया हैं। और बेसिकली ये 25-50 सालों में सनती इनकलाब तो बहुत पहले आया, लेकिन जो चेंज एक बहुत बड़ा हुआ है ये इन 25-50 सालों में हुआ है। तो सांस जो थी उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था, उसके इन्वायरमेंटल तकाज़े बिल्कुल मुख्तलिफ थे, उस दौर के अपने स्टाइल्स अलग थे। और अभी एजुकेशनल बैकग्राउंड से या ये जो डेवलपमेंट हुआ है सिटीज़ का, वाईफाई, इंटरनेट, फ़ोन की कम्युनिकेशन के इजी हो जाने की वजह से, तो डेवलपमेंट की सिस्टम बहुत अलग हो गई। रिसर्च में जाएं तो कहते हैं कि IQ, EQ पहले का बहुत अलग था, अभी छोटे छोटे बच्चे कुछ अजीब अजीब बात कर जाते हैं। अब मैं इसमें पहले तो नए ख़यालात के लोगों को कुछ बताना और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि नए ख़यालात के जो लोग हैं उनके पास अपना ख़याल है, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उनको चाहिए कि पुराने ख़यालात के लोगों के डोमेन में जाएं। उसमें एक वाक़या मैं आपको उस ज़िक्र में उस मतलब सिनेरियो में बताना चाहता हूँ। एक मरतबा हम कार से जा रहे थे, ड्राइवर कार चला रहे थे बहुत स्पीड में, और आगे से एक साहब बड़ी तेज़ी से अपना झोला लेकर गुज़र गए।
ड्राइवर को बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ा और फिर उसने जो अपना अंदाज़ की सलवातें होती हैं, जो गालियाँ और जो लफ्ज़ होते हैं, मशहूर है ड्राइवरों की गालियाँ बड़ी, उसने नालायक वो बहुत सारी गाली की, अगर मेरे गाड़ी के पीछे आता दुनिया भर के झगड़े करता, पूरे मोहल्ले वालों को जमा करता, ये करता वो करता, सब उसने कह लिया। मैंने 2 मिनट के बाद जब वो ठंडा हुआ, मैंने कहा भाई अपने को कहाँ जाना? बोले वहाँ जाना। कितने बजे पहुँचना है? तो इतने बजे पहुँचना है। मैंने कहा अपने पास तो अभी एक्सेस टाइम है और अपना आराम से पहुँच सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आप एक सीट पे बैठे हो, आपके पैर जो है ना वो ब्रेक पर और इस पर है। मेंटली आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, उसकी जगह पर जाइए कि इतनी कड़ी धूप है, इतना वज़नदार सामान उसके पास है और कितना बड़ा रिस्क ले रहा है कि गाड़ी के सामने से स्पीड में जा रहा है। हो सकता है उसकी कोई ट्रेन है जो मिस हो जाएगी तो उसकी टिकट बेकार हो जाएगी, या हो सकता है उसके बॉस ने कहा है कि इतने बजे पहुंचना है वरना तेरी सैलरी कट कर दूंगा। उसके ऊपर बैक माइंड में कोई प्रेशर है। जब आप अपनी सीट से निकलकर उसके फेस पर, उसकी जगह पर जाओगे तो आपको उसका प्रॉब्लम और उसकी चीज़ें समझ में आएगी और उससे आप अपने मामले को भी, अपने मसले को भी आप इजीली ब्रेक लगाते, ठीक है जल्दी किया उसने तो थोड़ा और लगाते और उसके लिए दुआ करते। तो इसी तरीके से जो न्यू जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन के डोमेन में जाए कि हमारी दादी है, लेकिन हमारी दादी की जब वो सांस, वो बहू बन के आई थी तो सांस की हमारी परदादी का एक डोमिनेशन स्टाइल था और पूरा के पूरा सिस्टम उनके हाथ में था और उन्होंने उस इन्वायरमेंट में परवान चढ़ा है। तो उनका अपना एक माइंडसेट है और उस माइंडसेट को पहले समझना है मुझे और उनकी जो भी सोच है उस सोच को उनके अपने लेवल पर एक्सेप्ट करना है कि इनकी अपनी सोच गलत नहीं है। और जैसे एक स्कॉलर थे, एक बात कहते थे कि दुनिया में एक ही काम ही अच्छा काम है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उनको कहता था कि देखो इनके सामने वही काम है, ये इसके अलावा और कोई काम को नहीं जानते, तो वो उस काम को कहते हैं उनके अपने एरिया तक वो ठीक है, क्योंकि उनको दुनिया पता ही नहीं है। आपको दुनिया भी पता है और पहले की दुनिया के क्या हालात थे वो भी पता है। तो न्यू जनरेशन वाले उनके डोमेन में जाएं, उनको समझने की कोशिश करें। जब उनके साथ बैठकर उनको समझेंगे, अब समझने के बाद फिर उनको समझाना होगा कि दादी जान, अम्मी जान, मामू जान, फूफा जान, कि देखिए आप कह रहे हो ना कि ये रिवाज और ये सारी चीज़ें, ये इस हालात से आप गुज़रे हैं, उस वक्त ये मामलात थे। अभी आपके पास ये मोबाइल है, आप जो है मोबाइल पर अपने बेटे से अमेरिका पर वीडियो कॉलिंग करते हैं। तो दादी जान ये आपके टाइम में था? नालायक, ऐसा होगा वैसा होगा, उस ज़माने में तो तसव्वुर नहीं था। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या हवा में फ़्लाइट उड़ सकता था? लोग इसका ख्याल ही नहीं किया, ऐसा मुमकिन ही नहीं था, कोई पुर्जा नहीं हवा में उड़ सकता। तो देखिए ना अभी दुनिया कैसे डेवलप हो गई है, दुनिया के अंदर कैसी नई नई चीज़ें आ गई हैं। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी के मामलात में भी नए नई चीज़ें आ गई हैं और इस तरह जब हम उनके साथ, उनके डोमेन में बैठकर उनसे प्यार मोहब्बत का स्टाइल आजमाएंगे, हमारी अपनी ज़ुबान में उसको एक जुमला ये भी कहते हैं कि क़दीम सालेह जदीद नाफ़े, कि जो ओल्ड सिस्टम में अच्छी चीज़ें थी वो हम न्यू जनरेशन वालों को लेनी चाहिए, दैट कॉल क़दीम सालेह, अच्छी चीज़ें थी। लेकिन जो न्यू सिस्टम में नफ़ा वाली चीज़ें हैं, प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो क़दीम साले वालों को उसको भी कबूल करना चाहिए, ताकि जब संगम बनता है ना तो ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी एक और मिसाल दूँ मैं कि एक आदमी गलत रास्ते पर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और आपको पता है कि गलत है, उसको हमारे मतलब माशरे के एतबार से, हमारी कम्युनिटी के एतबार से, एक मिसाल मैं देता हूँ कि सास और बहू है, एक बड़ा मसला होता है। तो बहू को पता है कि मेरी सास मेरे शौहर का कान भरती है या इस तरह की कोई हरकत करती है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरीके से मैं उसको अब रियल लाइफ में कि आदमी एक गलत रास्ते पर चल रहा है, आपको पता है कि गलत है, गलती कर रहा है और वो गलत का नुकसान होगा। एक तरीका तो ये कि मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊँगा, ये गलत रास्ता है, ये सही नहीं है, आपको पता नहीं है, आपके इल्म में नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, आप जाहिल हो, आप इस तरह की सारी चीज़ें हो, तो जाहिर है कि उसका रिएक्शन कुछ अलग होगा।
दूसरा तरीका ये है कि उस गलत रास्ते पर चलने वाले के साथ जितनी रफ़्तार उसकी है उसी रफ़्तार के साथ आप भी चलना शुरू करते हैं, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, दोस्ती बनाते हैं। फिर उसको पूछते कहाँ जा रहे हैं, तो कहा फ़लानी जगह जा रहे हैं। तो कहा कि मेरे ख़्याल में ये रास्ता तो वो नहीं है जिस रास्ते की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो फिर कौन सा तो अब अगर जैसा डेवलप हो सकता है वो इख्तलाफ का, नहीं यही रास्ता है, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं है, थोड़ा सा शक जहन में आ गया। फिर और थोड़ा चले, तुम जो कह रहे हो शायद मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, फिर कौन सा रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए। और इस तरह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। ये माँ बाप और बच्चों के दरमियान बहुत सी मर्तबा हो जाता है कि बच्चे कहते हैं पुराने ख़यालात के लोग हैं, पुराने ख़यालात के लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो ये पुराना ख़याल कोई बुरा ख़याल तो नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी के साथ हम डेवलप हो गए। जाहिर बात है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, डेवलपमेंट की भी एक एज होती है, जैसे सीखने की एक एज, साइंस टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें बताती है, तो डेवलपमेंट की भी एक एज होती है। अब वो शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों को पाला पोसा, अभी तू मुझे अभी सिखाएगा, तू इतना मेरे से ज़्यादा मतलब ये कि वो हो गया, अरे तूने क्या पढ़ाई की मुझे मालूम है, लेकिन तू मेरा बेटा है, तू मेरा पोता है, तू मेरा नवासा है, तू मेरी बच्ची है। तो एक मेंटली ब्लॉक होता है। अब उनके साथ हम बैठेंगे, नानी दादी सासू अम्मा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर देखिए आप वो पुराने ख़यालात के लोग आपसे ज़्यादा नए ख़यालात के बन जाएंगे और नई चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो है ना, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो चीज़ें हैं, ये तो नए ख़यालात वालों के लिए जो बहुत ज़्यादा अहम। अब पुराने ख़यालात वाले तो उनको भी ये दर्स है कि हालात बदल रहे हैं, हमारे सामने चीज़ें हैं, ये लाइट और ये पंखे, हमारे ख़ुद जो है इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ते थे पहले ज़माने में पंखे नहीं थे। अब मैं कभी सोचता हूँ कि पंखा बंद हो या एसी बंद हो, हम 10 मिनट नहीं रह सकते, उस टाइम पे 24 घंटे हम रहते थे। तो हालात बदल गए, हालात के एतबार से हालात के तकाज़े बदल गए, उसकी रिक्वायरमेंट बदल गई और उस ज़रूरतों को हम अपने हिसाब से पूरा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल को उस एरियाज़ में अलग कर रहे हैं, पहले खाना हम जो है वो लकड़ी पर बनाते थे, फूंकते थे, आग जलाते थे, अभी आपके पास गैस आ गया है, आप गैस के ऊपर खाना बना रहे हो। तो यहाँ तो आपने डेवलप किया, फिर यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ भी थोड़ा सा डेवलपमेंट आ जाए। और इस तरीके से बहुत अच्छा एक संगम बन सकता है और बहुत सारे मसाइल इस अंडरस्टैंडिंग पर कि जो पुराना ख़याल और नया ख़याल, इस दोनों को मिक्सअप किया जाए और इसके पॉजिटिव नेगेटिव को देखा जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी सोहबत, एक अच्छी पार्टनरशिप होगी और इसमें कभी ये ख़यालात जो है ना वो दूरियों का सबब नहीं बनेंगे, बल्कि इससे क़ुर्बत और मोहब्बत पैदा होगी। ये थे हमारे मुफ्ती अशफाक काजी साहब, जिन्होंने एक से एक बढ़कर आपको मैसेजेस दिए और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उन्होंने आपको नसीहतें की और जो आपको अमल बताए, तो आप इसे फ़ैज़ हासिल कीजिए। और ये जो काउंसलिंग की जो बातें हुई है आज के सेशन में, आज के प्रोग्राम में, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आज के माशरे के अंदर जो है हम जो देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में नाइत्तेफाकी हो रही है और लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, ख़ास करके मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत मसले खड़े हो रहे हैं। तो ये जो काउंसलिंग सेंटर है, इसका फ़ायदा भी उठाइए, प्लस ऐसा होने मत दीजिए अपनी ज़िंदगी में। इसको कैसे हम रिश्तों को संभालेंगे, ये हमें सीखना है। तो हमारे प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल न्यू है, पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।